नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में जनता के स्वास्थ्य की जो चिंता थी वो कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी के बाद अब दूर होती दिख रही है। और जैसे स्वास्थ्य ठीक होगा, यानी कि कोविड का खतरा खत्म होगा, तो क्या देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो वापस लौटेंगी और देश की अर्थव्यवस्था की जो सेहत है वो अब किस तरीके से नजर आ रही है। वित्त मंत्रालय की दिसंबर की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में साफ तौर पर यह संकेत मिलते हैं कि अब देश में आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर पिछले साल की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में नजर आ रही हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, वहां पर भी बुआई के रकबे से लेकर प्रोडक्शन और खरीद के नए रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। वहीं औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी अच्छे संकेत दे रहे हैं। दिसंबर में बिजली की मांग में और तेजी आई है। आई वे बिल और जीएसटी कलेक्शन वापस दोहरे अंक पर आए हैं और जीएसटी कलेक्शन तो अब एक नए रिकॉर्ड स्तर पर है। वहीं तीसरी ओर विश्व बैंक ने भी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि की विकास दर 5.4% का अनुमान जताया है। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर यह है कि भारत में ई कॉमर्स का कारोबार 2020 में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और ऐसा अनुमान जताया गया है एक निजी संस्था की ओर से कि 2024 तक ये करीब 99 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तो अब आज जब हम जनवरी के महीने में बात कर रहे हैं कि क्या कोविड वैक्सीन के साथ साथ आर्थिक सेहत भी अब दुरुस्त होती दिख रही है, क्या देश की आर्थिक विकास की रफ्तार और गतिविधियां वापस सामान्य से अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद वर्मानी हैं, चेयरमैन है एग्रो फाउंडेशन से। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय शंकर जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। और दिलीप चौराया साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल फिक्की से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में वर्मानी सर आपसे करना चाहूंगा कि अगर ये जो पैरामीटर्स, चाहे वर्ल्ड बैंक की एक अनुमान की बात करें या फिर वित्त मंत्रालय की जो दिसंबर महीने की प्रगति रिपोर्ट है उसको देखें या फिर ई कॉमर्स के हम जो आंकड़े आ रहे हैं उनको समझें, किस तरीके से देखते हैं इन तीनों फैक्टर्स को और क्या भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के उस काल से बाहर आ चुकी है और एक बार फिर रफ्तार भरने को तैयार है? तो एक्चुअली ये काफ़ी नीटली 3 सेक्शन में पड़ जाते हैं। तो जो सरकार की रिपोर्ट है वो शॉर्ट टर्म जिसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 FY21, वर्ल्ड बैंक जो FY22 को बोलिए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, और ई कॉमर्स वाली लॉन्ग टर्म इन द सेंस के जो नए ट्रेंड्स हुए हैं, अप ट्रेंड है, वो आगे भी क्लियरली उसमें गतिविधि बढ़ी है। तो पहला हिस्सा लें हम, जो रिकवरी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर जिसको कहते हैं, जो मार्च तक चलेगा। तो इसको 2 हिस्सों में देखना चाहिए। एक तो जो है मटेरियल सेक्टर्स, आपने बोला एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के में आता है, और सर्विसेज। तो डेफिनेटली जो पिक्चर ऑफ ऑप्टिमिज्म बोली है ऑन दीज सेक्टर्स, वो क्लियरली अब इंक्रीजिंग एविडेंस अवेलेबल हो रहा है। हम तो शुरू से ही ऑप्टिमिस्टिक थे, जैसे आपको पता ही है। मैं तो कितने महीनों से ही बोल रहा हूँ, बट उसको छोड़िए। आई थिंक मोर एंड मोर पीपल हैव कम राउंड टू द व्यू के द रिकवरी, जो उनका पेसिमिस्टिक व्यू था वो ठीक नहीं था, और मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टू व्हाट हम कह सकते थे आपके हमारी ऑप्टिमिस्टिक व्यू। पर एक सेक्शन है जो भूलना नहीं चाहिए, जो पेंडेमिक जिसको कहते हैं, कंटेजन इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक, जिसमें वैक्सीन का काफी रोल है, वो जिसको हम कहते हैं मास कॉन्टैक्ट सर्विसेज। तो वो अभी भी बड़ी स्लोली रिकवर कर रही हैं, और डिस्पाइट द वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन का इफेक्ट हम काफी महीने नहीं देखेंगे, तो इसमें हमें याद रखना चाहिए कि ये सर्विसेज, और डिस्कस कर सकते हैं बाद में इन डिटेल, ये स्लोली रिकवर करेंगी। इनकी रिकवरी
इनको मिलाना नहीं चाहिए, इनको सेपरेट आंखों से देखना चाहिए। तो ये तो हुआ शॉर्ट टर्म। और अगर आप वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन लें, वो अगले साल की बात आपने समराइज की 5%, मेरे हिसाब से वो बहुत पेसिमिस्टिक है। मेरे हिसाब से अगर हम जिस तरह इंडिया में अगर वो जिस तरह हम इंडिया में देखते हैं वाई ऑन वाई, अगर वो 5% वाई ओ वाई कह रहे हैं कि ओवर द प्रीवियस ईयर विच इज द करंट ईयर, तो वो बहुत पेसिमिस्टिक है इन माय व्यू। मेरे विचार में डबल डिजिट ग्रोथ होगी। ऑफ कोर्स पैंडेमिक की अनसर्टेनिटीज थोड़ी बहुत तो चलती रहेंगी, तो उसमें मार्जिन है, मार्जिन प्लस माइनस 1%, तो कह सकते हो 9% से 11%, विच इज डबल व्हाट वर्ल्ड बैंक इज सेइंग। अगेन क्यों मैं ऑप्टिमिस्टिक है हम डिस्कस कर सकेंगे, औरों की व्यूज शायद अलग हों। और फाइनली अगर हम वो ई कॉमर्स के डेटा देखें तो इट इज वेरी क्लियर कि डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें हम थोड़ा लैग कर रहे थे कंपेयर टू लेट्स से यूएस से, जो फ्रंटियर इकोनॉमी समझ लीजिए, यूएस से, यूरोप और इवन चाइना, उसमें अब बहुत गतिविधि आएगी, ये बिल्कुल सही है। और हमारा कैचअप बहुत फास्टर होगा, हम इनके कंपैरिजन से काफी कैचअप होगा। और इवन मोर इम्पोर्टेंट कई एरियाज हैं जो इनमें नहीं हुए, फॉर एग्जांपल सोशल सेक्टर्स या सोशल टाइप ऑफ इंडस्ट्री, उसमें इट्स आल्सो पॉसिबल दैट वी विल डू बेटर देन देम, क्योंकि हम नई इसमें कई इनोवेशन हो रही है, नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। तो लेट मी स्टॉप एट दैट, वी कैन बाकी लोगों के व्यूज देख। जी, मैं लौटता हूँ सर आपके पास। दिलीप सर, क्योंकि इंडस्ट्री को अगर देखें और जो पैरामीटर्स इस वक्त हम जिसका जिक्र किया अरविंद सर ने, क्या बड़ी वजह दिख रही है? क्योंकि मैं जब दुनिया के अलग अलग देशों की इकोनॉमी और उसके रिकवरी रेट और वहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर हम कंपेयर करते हैं अपने देश के साथ में, तो हमारे यहाँ जो पैरामीटर्स इस वक्त हैं वो न सिर्फ 2019 से कहीं ऊपर नज़र आ रहे हैं, यानी कि लॉकडाउन से पहले की स्थिति से बेटर स्थिति में है। क्या बड़े फैक्टर्स के पीछे हैं, डिस्पाइट कि हम देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो या फिर रियल्टी सेक्टर, यहाँ पर अभी भी वो जो लेवल था उस लेवल से अभी भी ये काफ़ी नीचे हैं। तो जैसे डॉक्टर वर्मा जी ने कहा था कि जो आंकड़े जो भी आए हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। जो रिवाइवल के जो शॉर्ट टर्म रिवाइवल फिगर्स है, जो सारे फिगर्स हैं, वो इंडस्ट्री से जो हमारी बातचीत होती है वो बिल्कुल एक तरीके से उसको सहमति करते हैं। और कईयों ने कहा है, जैसे विरमानी साहब ने कहा था कि कई सेक्टर्स में तो 2019 से भी ज्यादा आप देख रहे हैं। तो जैसे ऑटो सेक्टर में और कई ऑटो कंपोनेंट कंपनीज ने कहा है कि उनकी जो ऑर्डर बुक्स जो इस साल के जो विजिबिलिटी आ रही है, क्योंकि साल के शुरुआत में ऑटो कंपनीज अपने वेंडर्स को बताती है कि वो क्या क्या परचेस करेंगे, और लगभग उससे ऊपर ही परचेस करते हैं, उससे कम नहीं परचेस करते हैं। तो सब जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो 2019 से भी ज्यादा आ रहे हैं, तो क्योंकि एक तरीके से डिमांड है। कई चीजें हैं जो घरेलू ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे चाय के दाम, एडिबल ऑयल, इस टाइम एडिबल ऑयल की शॉर्टेज है, चाय की भी डिमांड खूब बढ़ी हुई है, चाय के दाम भी बढ़े हुए हैं, एडिबल ऑयल के भी दाम बढ़े हुए हैं, और काफी कई सेगमेंट्स हैं जिसमें डिमांड काफी बढ़ गई है, और आशंका है कि वो आगे जाकर के भी वो ऐसी ही ग्रोथ पे चलेगी। कई और सेक्टर्स है, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग में है, टेक्सटाइल्स में अभी थोड़ा सा डिमांड वापस आ रहा है। आपने रियल एस्टेट और उसकी जिक्र जो किए थे, आपने जो प्रश्न पूछा था, उनमें दो तरीके की चीज हो रहे हैं। एक तो नए कंपनी जो, क्योंकि ये डिजिटाइजेशन जो जैसे आ रहा है, जैसे डॉक्टर विरमानी ने कहा था, उनकी नई जरूरतें हो रही हैं, और ग्लोबल कंपनीज भी डिजिटाइज जो कर रही है, उनकी नई जरूरत है। तो इंडिया इज अ गुड प्लेस टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन दैट, और यहाँ पे जो सेंटर्स, डिजिटल सेंटर्स स्थापित करने की बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लेकिन साथ में कंपनी है जो अपने रियल एस्टेट को कम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो इन दोनों के बीच में फिर भी कई जो रियल एस्टेट कंपनीज ने कहा है ऑफिस स्पेस में भी इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, बल्कि ग्रोथ आएगा अगले साल। तो वो एक तरीके से ये लो कॉस्ट हाउसिंग और रियल एस्टेट में
लोग ये इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि महाराष्ट्र का जो एग्जाम्पल था और स्टेट्स फॉलो करें, और एक स्टेट गवर्नमेंट्स अगर हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग और रियल एस्टेट को एक तरीके से धक्का दे, तो वहां पे भी रिकवरी आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में जो नेगेटिव था, जो पहले तो आप जब शुरू किया था तो 12%, कोई कह रहे थे 12% नेगेटिव होगा, फिर 9% में है, अब 7% में है। मेरे ख्याल आगे जाके ये अगले महीने एक तरीके से ये और आंकड़ा गिरेगा, और कोई बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, मैं नहीं मानता कि शायद अरविंद वर्मानी जी भी ये सोचे, ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा पॉजिटिव भी ये साल एंड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक तरीके से करिश्मा होगा अगर हम पॉजिटिव चले जाए, उसके बाद में डिमांड आएगा। और मीडियम टर्म में जो कंपनीज है, जो हमने अभी सर्वे किया था, उसमें जो पहले लोग कह रहे थे हमें 1 साल लगेगा और 9 महीने लगेंगे हमें बैक टू बिजनेस आने में, अभी ज्यादातर कह रहे हैं कि 6 महीने और 9 महीने के बीच में हम आ जाएंगे। लेकिन जो मास कॉन्टैक्ट सर्विसेज है, डॉक्टर विरमानी ने कहा, वो भी कह रहे हैं कि वैक्सीन के आने के बाद और एयरलाइन एयर ट्रैफिक खुलने के बाद और रेल ट्रैफिक खुलने के बाद जब भी वो बता सकते हैं कि उनकी क्या परिस्थिति होगी आने वाले साल में। लेकिन इस समय जो है पूरे बिजनेस क्षेत्र में काफी ऑप्टिमिज्म है। हमने करीब एक तरीके से 2021 का जो साल शुरू किया है काफी ऑप्टिमिस्टिक नोट में किया है, और ये होगा कि 2020 से तो बेहतर ही होगा, और कई सेक्टर्स में 2019-20 से भी बेहतर होने की आशंका है। तो क्या दिलीप साहब, वी शेप जो रिकवरी की बात कही जा रही थी कुछ एक्सपर्ट्स की ओर से, हम तकरीबन कुछ उसी फेज में हैं या अभी कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, उम्मीद तो है कि वी शेप्ड है। अभी बीच में एक थोड़ा सा गुगली बीच पे आ गया था, क्योंकि वो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड के यूके में जो हुआ था, वो तरीके से वो फिर एक तरीके से लोग घबरा गए थे। तो अभी वैक्सीन का अगर वैक्सीन बोले, और कोई जो वैक्सीन जो डेवलप हो रहे हैं वो जो कोई भी स्ट्रेन हो कोविड का, क्योंकि वो एक तरीके से वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी दिलाते हैं, तो आगे जाकर के जैसे लोगों को ये ज्यादा पता लगेगा और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी और दुनिया में नॉर्मली काम करना पड़ेगा, तो वी शेप तो होगा। बहुत सेक्टर्स में वी शेप होगा। कई सेक्टर्स में जो मास कॉन्टैक्ट सर्विसेज है, और थोड़े और सेक्टर्स में एक तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू शेप है। लेकिन उसमें भी कई जो अगर आप देखें तो होटल सेक्टर में आप देखें तो एक हाई एंड होटल्स की ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है, 70-80% हो रही है। रिसोर्ट्स की तो वेटिंग लिस्ट है, लेकिन जो बीच में जो होटल्स हैं, और वैसे भी कई इंडस्ट्री में बहुत फास्ट रिकवरी हो रही है, कई में अभी तक धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, और कोई से इंडस्ट्री अभी तक वो सर्वाइव करने में अलग अलग सेक्टर्स, और इस सेक्टर में अलग अलग कंपनीज पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अजय सर, क्या ये जो रिकवरी की रफ्तार जिस तरीके से आप सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि काफ़ी तेज़ है, उम्मीद से बेहतर दिख रही है, इसमें एक बड़ा फैक्टर ई कॉमर्स बाजार का है और उसके बढ़ते आकार का है? जो आंकड़े हैं कि 2020 में उसने एक नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसके चलते कोविड के कहर के बावजूद जो कंजम्पशन था, जो डिमांड थी, वो बरकरार रही, बहुत लोअर साइड पर नहीं गई। नहीं, जैसा कि अरविंद विरमानी जी ने कहा था कि कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हमारे अर्थव्यवस्था में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, बड़ी तेजी से हुए हैं, जो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो धीरे धीरे होते। और जो सबसे बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है वो डिजिटलाइजेशन की ओर से हुआ है। तो लोग वर्क फॉर होम कर रहे हैं, ई कॉमर्स बहुत बढ़ा है और तेजी से बढ़ा है, तो इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ी है। और दूसरी बात ये हुई है कि लोगों का विश्वास जो है लौट आया है। तो जो बाजार में जो लोग हैं, काम करते हैं, नौकरी देते हैं, व्यापार करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनका अब आत्मविश्वास लौट आया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब आने वाले महीनों में अब हम ये मान के चलें कि कुछ मैस कॉन्टैक्ट के जो व्यवसाय हैं उनको हम छोड़ दें, तो बाकी अर्थव्यवस्था में एक सामान्य ढंग का विश्वास आ गया है, और सामान्य ढंग की हम कहेंगे कि एम्बिशन भी आ गई है। तो वो एक अच्छी स्थिति है जिससे कि हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन
हमें थोड़ा सा लंबे परिप्रेक्ष्य का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हम्म, कि मार्च 20 में एक ये धारणा थी कि कई क्वार्टर्स में हमारी अर्थव्यवस्था की विकास की गति धीमी हो रही थी। तो अब ये जो वी शेप रिकवरी की बात हो रही है, तो हमें ध्यान इस बात का रखना चाहिए और नीतियां ऐसी अपनानी चाहिए कि ये वी शेप की रिकवरी वाकई बहुत ही तेज गति से भी आगे बढ़े, क्योंकि हमें मार्च 20 के स्तर पर अर्थव्यवस्था को लाना है और उसके कई क्वार्टर्स के पहले जो विकास की गति कम हुई थी उसको आगे ले जाना है। तो अब एक समय आ गया है जब हम फिर इस बात पर चर्चा शुरू करें कि हम अर्थव्यवस्था की रियल ग्रोथ रेट को रिकवरी के बाद 8% के ऊपर कैसे ले जाने की हम की दिशा में सोच सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। ये एक तो ये है कि जब जैसे -23% हमारी गिरावट हुई थी पहले क्वार्टर में, जी तो अगर उस क्वार्टर का मुकाबला करना है तो अगले वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में 23% की ग्रोथ होनी चाहिए। तो हम ये मान के चलें कि अगले 4-6 क्वार्टर्स में हम जहां थे आंकड़ों में हम सामान्य स्थिति में आ गए हैं, तो उसके आगे हम कैसे 8% की ओर अर्थव्यवस्था को ले जाएं और जो गुणात्मक परिवर्तन अभी हो रहे हैं उसका हम पूरा फायदा उठाएं। अरविंद सर, क्योंकि अगर हम मिड टर्म में देखें और जो एक क्रूशियल फैक्टर क्या वाकई वो ई कॉमर्स का रहा है, रिकवरी और डिमांड जिस तरीके से नज़र आ रही है, और दूसरा ये कि इस मिड जो लाइन है इसको कंटिन्यू करने के लिए जो कि इशारा कर रहे हैं अजय सर कि वहाँ पर किस तरीके के चैलेंजेस या कहाँ पर अभी फोकस हमें ज़्यादा करना होगा अगर हम बजट और उसके बाद अगर एक और क्वार्टर की बात करें। हाँ बिल्कुल, एक एक पॉइंट में जो दिलीप जी ने और अजय ने रेज किया उस पर कमेंट करके फिर डायरेक्टली। तो पहले तो जो फॉर द होल ईयर जो इन्होंने बोला कि कई लोग इतने ऑप्टिमिज्म हो गए हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि 0% ग्रोथ भी हो। तो मैं खाली ये रिएट्रेट करना चाहता हूँ कि हमारा फोरकास्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑलमोस्ट फ्रॉम मे है -5% ±2.5%। सो मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। -2.5 से बेटर जाने का तो कोई चांस नहीं है इन माय व्यू। Okay. और ये हो सकता है कि जो अब सब बहुत लोग -7.5 -7 की बात कर रहे हैं वो ग्रेजुअली शायद -5% की पास जाएं जो हमारा ओरिजिनल मीडियन एस्टिमेट था। एक तो ये बात। दूसरी, अजय शंकर जी ने बिल्कुल सही बोला है। आई थिंक ही पुट इट वेरी वेल। इनकी हिंदी मेरे से बहुत अच्छी है इकोनॉमिक्स मैटर में खास करके। वेरी राइट। मैं इनको एक सिंपल सा स्लोगन मैं यूज करता हूं, सर्वाइवल, रिवाइवल और रीग्रोथ। तो हम जैसे निकल रहे हैं, जैसे आई थिंक वी आर ऑल अग्रीड कि ये सर्वाइवल और रिवाइवल पोर्शन अब काफी अच्छा चल रहा है, माइनस दोज मास कॉन्टैक्ट सर्विसेज। और उसमें भी आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिलीप जी ने बताया कि उसमें भी कई सेगमेंट्स अब शुरू हो गए हैं रिकवर। तो वेरी क्लियरली तो फोकस हैज टू शिफ्ट नाउ। और मेरे ख्याल से पहले से ही गवर्नमेंट ने एफर्ट किया है, पर बजट अब क्योंकि हम तकरीबन 1 महीने से लेस रह गया टाइम बजट का, तो क्लियरली द फोकस इन द बजट हैज टू बी ऑन ग्रोथ। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम पे भी पहले बोला, कई तकरीबन 5-7 रिफॉर्म्स ऑलरेडी किए गए हैं जो इस ग्रोथ रिवाइवल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर विल हेल्प। और जो गैप्स रह गए हैं डेफिनेटली गवर्नमेंट को इन पे फोकस करना पड़ेगा। तो क्योंकि अगेन माय ओल्ड फ्रेंड अजय शंकर ने काफी करेक्टली बताया, क्योंकि ग्रोथ रेट ऑफ 19 वाज स्लाइटली स्लोअर। तो टू पुट द इकोनॉमी बैक ऑन दैट हायर ग्रोथ part, we don't want to continue in 3% growth or 4%. Right, sir. जो पहले ग्रोथ होती थी 7 to 8% वो पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स अब तक किए हैं और जो मेनी ऑफ अस आर सेइंग, आपको टाइम होगा तो डिस्कस कर सकेंगे, टू पुट द इकोनॉमी बैक ऑन दैट हायर ग्रोथ पाथ। पर अभी और एफर्ट्स इसके लिए जरूरी होंगे। अजय सर, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल टाइमिंग भी है। अगर दिसंबर के आंकड़े
चाहे वो जीएसटी कलेक्शन के हों या फिर वित्त मंत्रालय की जो मासिक रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक या फिर इस तरह की जो निजी संस्थाओं के अनुमान हैं, क्योंकि बजट से ठीक पहले इस तरह के जब ये आंकड़े हमारे सामने होते हैं, कितनी बड़ी सहूलियत सरकार के लिए बजट में इससे नजर आने वाली, इसका मैं कहूँ कि इस्तेमाल या इसका सदुपयोग किस तरीके से और किन सेक्टर या किन बिंदुओं पर आपको लगता है कि करना चाहिए? तो मैं इसका जवाब दो दृष्टिकोण से दूंगा, दो ढंग से दूंगा। एक तो ये है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में हम बजट के माध्यम से और सरकार की नीतियों के माध्यम से जो एग्रीगेट डिमांड होती है, बाजार में मांग है, उसको हम कितना बढ़ा सकते हैं। निजी क्षेत्र की मांग तो अपने आप बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, लेकिन उसमें हम कुछ और गति ला सकें तो वो हम क्या कर सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स और कुछ संभावनाएं, जैसे कि अब सरकार की एक बड़ी योजना है रेंटल हाउसिंग की। तो रेंटल हाउसिंग में बहुत काम हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन सरकार को निर्णय लेना होगा कि शहरी क्षेत्र में जमीन महंगी है, तो वो महंगी जमीन जो सरकारी संस्थाओं के पास है उसको रेंटल हाउसिंग के लिए हम तुरंत उपलब्ध करा दें और उस पर ठेके दे के काम शुरू करा दें। इसी तरीके से जो और हमारे से निजी डेवलपर्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि निजी डेवलपर्स के पास आर्थिक कठिनाई है या बैंकरप्ट है या उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया है, तो उसका क्या हम छोटे समय के लिए एक टेम्पररी राष्ट्रीयकरण करके बैंक का ऋण गारंटी करके वो जो मकान आधे बने पड़े हैं उनको हम सारे देश में पूरा करा दें अगले 4 या 8 महीने में, हो सकता है। तो इस तरह के माइक्रो लेवल फैसलों पर हम विचार करें और आगे बढ़ें। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमें जरूरत है और वो बाजार में अगर चार्जिंग स्टेशन स्ट्रक्चर हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बिकेंगी। तो क्या हम सरकार का लोन देके गारंटी करा के बिजली वितरण कंपनियों से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब शहरों में बिछा दें, तो उससे फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकेंगी और शहरों का एयर पोल्यूशन कम होगा। तो इस तरह की माइक्रो लेवल चीजों पर हम ध्यान देके सोचें कि अगले 2-4 क्वार्टर्स में बाजार में हम मांग कैसे बढ़ा दें। दूसरा है कि जब हम थोड़ा सा और आगे की ओर सोचें तो कैसे हम वो 8% जो ग्रोथ रेट होना चाहिए उसकी ओर हम जाएं। और उसमें 2 चुनौतियां हैं जो मोटे तौर पर पहले भी थी और अभी भी है, कि एक तो हम निजी क्षेत्र का निवेश कैसे बढ़ाएं, और दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, कि निवेश ऐसा हो कि रोजगार का सृजन और हो, क्योंकि रोजगार के सृजन में कुछ कमी रही है। तो इन दोनों विषयों पर हम विचार करें और इसमें जो शुरू के कदम हैं जैसे आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो उसको और हम ठोस कैसे बनाएं, उसका क्रियान्वयन कैसे करें कि निजी क्षेत्र का निवेश बढ़े और लोगों को रोजगार और मिले। दोनों हो सकता है। और जैसे उदाहरण के लिए आप टेक्सटाइल सेक्टर देख लें तो कोई वजह नहीं है कि हम रॉ कॉटन या कपास का निर्यात करें, कोई वजह नहीं है कि हम फैब्रिक या फाइबर का निर्यात करें, हमें तो गारमेंट्स का ही निर्यात करना चाहिए। ये गुणात्मक परिवर्तन 3 साल में आ सकता है, 4 साल में, 5 साल में, लेकिन उस दिशा में एक मौलिक परिवर्तन की जरूरत है कि हम फिनिश प्रोडक्ट शुरुआत कर दें अभी जी। तो इस तरीके से सोचने की जरूरत है कि कहाँ हम क्या नीति अपनाएं जिससे कि निजी क्षेत्र का निवेश तेजी से बढ़े और लोगों को रोजगार बहुत मिले। तो पीएलआई स्कीम एक अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन और सोच के और कार्य करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि कई सारी स्कीम्स और सरकार की ओर से जो अनाउंसमेंट हुए हैं दिलीप साहब, क्योंकि 8% या 8 से अबव की अगर हम बात करें विकास दर को लेकर, अभी कोविड काल में जिस तरीके से इंडस्ट्री की डिमांड थी और सरकार की ओर से जो राहत पैकेज या सहूलियत दी गई हैं, उससे आगे अब बजट में क्या और ऐसा लगता है आपको जहां पर फोकस करने की जरूरत है, अगर हम जो कि वर्मानी साहब के मुताबिक अगर 8 या उसके ऊपर के लेवल को हम हासिल करके उसको मेंटेन करना चाहते हैं? नहीं, वैसे तो डॉक्टर अजय शंकर ने बहुत अच्छी ढंग से एक बजट के लिए जो फोकस होना चाहिए उन्हें बड़े अच्छे से समझाया था उनकी भाषा में। उन्होंने एक तो कहा था कि जो कंजम्पशन है, बहुत निजी क्षेत्र कंजम्पशन और गवर्नमेंट का कंजम्पशन, क्योंकि वो तो आंकड़े हैं, वो लगातार उनकी इतनी तेजी से रिकवरी नहीं हो रही है।
तो जैसे अगर हम उसको एक तरीके से ये कंजम्पशन को तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, जैसे उन्हें रियल एस्टेट का जिक्र किया था, और अलग सेक्टर्स में भी हम ने कंजम्पशन का एक तरीके से जिक्र किया था, क्योंकि अगर ये होगा कि जैसे इस महीने जो आंकड़े हैं जीएसटी के, अगले महीने भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी अगर आ जाए, और वो बजट प्रेजेंट करने के पहले अगर वो 1 लाख करोड़ का फिगर आ जाए, तो वित्त मंत्री के पास थोड़ा सा स्पेस होगा ये ऐसे कंजम्पशन को बढ़ाने के तरीके। उन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज में 5वें पैकेज में अनाउंस किया था थोड़ा सा, लेकिन उसको आगे ले जाने की जरूरत है। रियल एस्टेट और जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इमीडिएटली 1 साल में या 6 महीने में उसको हम तैयार कर सकते हैं, उसको काम में ला सकते हैं, वो अगर लेके आए तो उसका एक तरीके से पूरा डिमांड बढ़ेगा। जैसे कि कोर्ट रूम्स हो शहरों में, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल्स हो, अगर पोर्ट्स में जो अभी उन्होंने ड्रेजिंग का जो किया था उसको लेके आए, एयरपोर्ट्स में जो जल्दी से हम उसको एक तरीके से काम शुरू कर सकते हैं, वो एक दूसरा होगा। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे डॉक्टर शंकर ने कहा था, जो पीएलआई स्कीम 10 क्षेत्रों के लिए अनाउंस किया गया था, उसको एक तरीके से एक्सपैंड करना चाहिए, और वो एम्प्लॉयमेंट लिंक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो वो जो निवेश होगा उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अगर करें तो वो बहुत ही, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग सेंटर का पीएलआई उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, अगर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स में, टेक्सटाइल्स का भी जो उन्होंने किया था, मैनमेड फाइबर्स के और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में किया था, तो ये दूसरा है। तीसरा जो अगर हम कदम लें, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज जो स्थापित किए जाए उनको हम कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और जो अलग अलग चीज है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ पावर, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस की एक तरीके से तो एड्रेस करें, और इसमें स्टेट्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो जैसे आत्मनिर्भर पैकेज में गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे पैकेजेस, अगर स्टेट ये रिफॉर्म करेगा तो हम उसको ऐसे पैसे देंगे, ऐसे अगर मिलजुल कर एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक ढांचा बनाए, तो उसमें ये आगे जाके डूइंग बिजनेस एक तरीके से गिर सकता है, और लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि हमारा जो हमने एक सर्विस किया था, अभी लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स कर रहा है अगर वो उसको जारी रखे, तो लोग ज्यादा जो चाइना से रीलोकेट कर रहे हैं, ऑल्टरनेट सप्लाई चेन देखेंगे, वो वियतनाम या कंबोडिया उन देशों से भारत को भी नजर डालेंगे। राइट सर, वक्त का लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नए संकेत दिख रहे हैं उसको समझाने के लिए उसके पीछे की वजह क्या है, और अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो रास्ता क्या है और उसकी चुनौतियां क्या हैं। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।